हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका डेली वाइज प्लान फॉर एसएससी एग्ज़ाम 2023 फॉर कंसिस्टेंट स्टडी 8 घंटे मिनिमम जो आप पढ़ते हैं, इसका डे 12 है और आज आपका 31 मार्च है। तो आपने जो शुरू हमने किया था 19 मार्च से, तो आज देखिए आज 12वां दिन है। तो आपका लगभग 25 से 30% जो है सिलेबस लगभग कवर हो गया एसएससी सीजीएल का, या एसएससी का जो भी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 10+2 MTS। इसका देखिए 25 से 30% सिलेबस कवर हो गया। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप 2 से 3 महीने कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस रिवीजन प्लस PYQ मॉक टेस्ट जो भी है अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको, और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसी को आप टारगेट मान के आप अपना तैयारी अच्छे से करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो टास्क अगर आप दिया जा रहा है, जो अगर बराबर आप करते होंगे अच्छे से, तो आपका सिलेबस काफ़ी बढ़िया से कवर हो जाएगा और आपकी तैयारी को एक अलग बूस्टअप मिलेगा। तो आज के टास्क की बात कर लेते हैं। आज टास्क आपको लाइफ पर्पज़ के रूप में लेना है और आपको मिनिमम जो है 6 महीने जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और 8 घंटे पर डे डेली बेसिस पे पढ़ना ही है। तो आज की बात कर लेते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में जो है आपको टेस्ट सीरीज जो परचेज़ कर लेनी, अगर लिए हैं तो, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, तो उसको परचेज़ कर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल जो टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाइए। उसके बाद PY को जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है उसमें जा करके आपको आज टेस्ट 10वां 3 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट वाला टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। इस तरह देखा जाए तो आपको 1 दिसंबर का जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शिफ्ट था, 2 दिसंबर का जो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि पहले दिसंबर का और 2 दिसंबर का जो चारों शिफ्ट का जो टेस्ट था प्रीवियस ईयर का, ये आपका कंप्लीट हो गया, प्लस एक मॉक टेस्ट भी हो गया है। तो आज आपका 3 दिसंबर 2022 का शिफ्ट फर्स्ट वाला जो है अटेम्प्ट करना। इस तरह देखा जाए तो 8 से 10 सेक्शन आपका ऐसे कंप्लीट हो गया है। तो इसमें करना क्या है कि आपको टेस्ट जो ओपन करना है, वो ओपन करते ही उसको लैंग्वेज चूज करनी, हिंदी या इंग्लिश है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करके ओपन टेस्ट जो है स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करते ही उसको सबमिट कर देना है, तुरंत के तुरंत सबमिट कर देना। उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका क्वेश्चन सही है, कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको, तो आगे बढ़ जाना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट जो है उसको अपने नोट में नोट्स कर लेना है, एज ए शॉर्ट नोट की तरह। उसको बहुत ज़्यादा लेंदी या भारी भरकम नहीं बनाना है। बात करते हैं मैथ में, तो आपको मैथ को जो अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसका जो फार्मूला है उसको रिवाइज करना है। बाकी देखिए स्क्वायर जो आपने 1 से 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर जो आपने पढ़ लिया होगा, तो उसके आगे आपको 5 संख्याओं का और 41, 42, 43 और 45, यानी कि 1 से 45 तक की संख्याओं का स्क्वायर, 1 से 40 तक की संख्याओं का क्यूब, जबकि आपने 1 से 35 तक की संख्याओं का क्यूब जो है याद कर लिया होगा, और टेबल जो है 1 से 40 तक का टेबल। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी तक आपने स्क्वायर जो पढ़ा है 1 से 45 तक का पढ़ेंगे आप, तो 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए हमेशा के लिए। इसके आगे नहीं बढ़ना, फिर इसको मैं आपको रिपीट कर दूंगा। क्यूब जो है आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का क्यूब भी आना चाहिए, और जो है टेबल जो है 1 से 40 तक का टेबल आपको आना ही चाहिए, इतना कंपलसरी है। बाकी देखिए यहाँ पे स्क्वायर का संख्याओं का स्क्वायर टेबल है, इसको आप बना लेंगे टेबल फॉर्म में। फार्मूले के लिए भी 10 पेज का कॉपी बना लेंगे, इसी में एक अलग से बना लेंगे 1 पेज का। देखिए यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 करके 50 तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर इसका लिख लेंगे और यहाँ पे क्यूब लिख लेंगे, और टेबल का एक अलग से बना लेंगे 1 से 40 तक का टेबल का, यानी पहाड़ा का नोट्स बना लेंगे। इंग्लिश में आपको जो भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा है प्रीवियस का, उसको रिवीजन करना। वोकैब जो है आपको द हिंदू एडिटोरियल में जा करके एक तरफ से एडिटोरियल को पढ़ना। उसके बाद जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा या नया लग रहा हो तो उसको आपको नोट्स में नोट कर लेना है, कैसे वर्ड लिखना है। यहाँ पे हिंदी में अर्थ उसका लिखना है, यहाँ पे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेना। ये चार्ट आपको बना लेना पर डे। एक अलग से कॉपी इसकी आपको बना लेनी, एक कॉपी आपको वोकैब की, एक ग्रामर की, और एक जो आपको ये टॉपिक दिया जाता है उससे, ठीक है। आज का टॉपिक आपका है वर्ब, अ नाउन एंड जिरंड। इसको आपको करना कहाँ से, नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, यहाँ से आपको करना है। बाकी भूगोल में आपको विश्व का भूगोल जो दिया है, विश्व का भूगोल, उसमें जो टॉपिक दिया ब्रह्मांड जो टॉपिक दिया है, यहीं से आपको ये करना है, मतलब फर्स्ट टॉपिक है। कहाँ से करना है आपको, लूसेंट या किरण या फिर ब्लैक बुक वाली जो बुक आती है, इसमें से किसी एक बुक से करना। संविधान में आपको भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
यानी कि अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक ये आज आपको कवर करना है। बाकी भाग 1 से लेकर भाग 3 तक का जो आपने पढ़ा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, भाग 2 जो है आपका नागरिकता, और भाग 3 मौलिक अधिकार, इसको आपको रिवाइज कर लेना है, उसको दोबारा से देख लेना है। बाकी करंट में आपको जो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसको आपको देख लेना किनको किनको मिला, कितनी संख्या में। जो अब इसमें ज़्यादा जो हाईलाइट पर्सन उन्हीं का देखना, सबको नहीं रटना है। ज़्यादातर जो हाईलाइट पर्सन है इधर साल 2 साल में जो हाईलाइट ज़्यादा हुए थे न्यूज़ में या किसी भी माध्यम से, तो उनको ज़रूर देख लेना एक बार। बाकी नवीनतम पुस्तकें जो इस समय लिखी गई हैं उनके लेखक, इसको देख लेना। इसको करना कहाँ से? आपको स्पीडी की बुक में आपको यहाँ से करना है। स्पीडी बुक आपको एसएससी के लिए सफिशिएंट बुक है। और अभी देखा जाए तो जो आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो जुलाई में डेट दिया हुआ है, तो एक तरीके से देखा जाए तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिलता है 1 अप्रैल से भी। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट है। बाकी टास्क जो है आपको 8 घंटे का पर डे करना ही है। आप ड्यूटी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 घंटे का समय निकाल करके आपको 24 घंटे में से 8 घंटे ये करना है और आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज भी आपको करना, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि लगातार आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। बाकी रीजनिंग में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जो PYQ आप कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर का, बस वहीं से आपको 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग का इसका कंप्लीट हो जाए। बाकी आप इसका कॉन्सेप्ट जो अलग से अगर बनाना चाहें तो एक कॉपी में कॉन्सेप्ट जो है उसका नोट्स का प्रैक्टिस जो है रफ वर्क में करते रहें। थोड़ा सा टॉपिक जो इसको एलाबोरेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे ट्रेन का टॉपिक आज आपको पढ़ना, तो ट्रेन में क्या है कि ट्रेन जब स्पीड में जो आती है, चाल उसकी और कितनी दूरी कवर करे, कितने समय में कवर करे। अगर एक ट्रेन मान लीजिए ए इधर दिशा में जा रही है और बी जो है इधर, मतलब एक दूसरे के समान है, यानी एक दूसरे की तरफ जब आती है तो इसकी चाल जो है एक दूसरे के जुड़ जाती है। मतलब एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी या कब मिलेंगी, तो ऐसे कंडीशन में एक दूसरे की चाल जो है जुड़ जाती है। अगर एक दूसरे के विपरीत मान लीजिए जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही, तो हमेशा इनकी चाल जो है एक दूसरे से घट जाती है। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। नाव का क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया नाव का, तो अगर धारा के दिशा में नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है और किसी स्थान पर उसको पहुंचना है, तो कितने समय में पहुंचेगी? तो धारा तो चली रही है, उसके साथ साथ नाव की भी स्पीड है, तो धारा की स्पीड प्लस नाव की स्पीड को दोनों को एक में जोड़ देंगे और उसके बाद समय अपना निकाल लेंगे चाल के हिसाब से। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल जो है नाव की चाल और जो पानी है धारा की चाल भी दोनों को जोड़ देंगे। दूरी जहाँ से जहाँ तक जाना है उसको देख लेंगे, बाकी समय निकल जाएगा यहाँ से। अगर नाव जो है आपकी धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, मान लीजिए धारा इधर चल रही है और नाव इधर जाना है, तो नाव का जो चाल है उसमें से धारा की चाल को हमेशा घटा देते हैं विपरीत दिशा की कंडीशन में। इसी तरह से ट्रेन में भी देख लीजिए, अगर एक दूसरे के आमने सामने आ रही तो इसका चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में जा रही तो इसकी चाल जो है घट जाती है एक दूसरे से। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको पूरा जो ट्रेन का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। ब्रह्मांड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे आपका सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम, इसमें आपके सोलर जो सूर्य जो है इसका आपका तारा है एक है। बाकी अन्य ग्रह जो 8 ग्रह, पहले 8 ग्रह जो दिए गए हैं, एक इनके जो नाम है, जैसे मान लीजिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसकी स्थिति जो है, यानी सूर्य से जो है कितनी दूरी पर कौन सा ग्रह मौजूद है, इसकी स्थिति के बारे में देख लेंगे। जैसे मान लीजिए बुध पहले स्थान पे, इसके नज़दीक में, फिर इससे थोड़ी दूरी पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर यहाँ पे कुछ क्षुद्र ग्रह है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। ये नंबर देख लेना आपको। और इसका एक नंबर और पूछा जाता है कि ये आकार में, इनकी साइज़ के हिसाब से आप इनका सीरीज बना सकते हैं। और इनके जो हैं एक तरीके से आप इनका देखा जाए तो जो उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसी तरह से इसका आप बना सकते हैं कि किसका कितने उपग्रह हैं, और इनके साइज़ के हिसाब से, उपग्रह के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से आप इनको बना सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी सोलर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, इन्हीं
ग्रहों और उपग्रहों के बारे में ही पढ़ना, आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। और आपने कल पढ़ा होगा भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 जो है किस देश से लिया गया है, यानी किस देश से स्रोत लिया गया, तो ये है आयरलैंड। आयरलैंड अगर आपने याद किया होगा तो ठीक, नहीं तो आयरलैंड जो है यहाँ से आपका लिया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे, कल का जो मैं आपको प्रोवाइड किया था नोट्स, उससे आप एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी करंट जो आपका करंट अभी अब मान लीजिए अभी 3 महीने जो आपका एग्ज़ाम है, तो इधर 1 महीने अगर छोड़ दिया जाए जुलाई को, तो अप्रैल, मई और जून मिड तक का आप कह सकते हैं कि करंट में आपको क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है 1 साल का कम से कम, यानी जून 2022 से जून 2023 तक का आपको करंट बिल्कुल पता होना चाहिए। और जो करंट की घटनाएं मान लीजिए जो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के अभी जो हाल ही में न्यूज़ अभी काफ़ी चर्चा में है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा बारीकी नज़र से अगर न्यूज़ पे अगर बनाए रहेंगे आप, तो आपको काफ़ी कुछ संविधान का ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपका कवर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है क्यों गई, उसके बाद संसद के सदस्य, तो संसद का स्वरूप आप पढ़ लेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, और इसके बाद इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है, संसद का अनुच्छेद कितना है, लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, कैसे बन के आते हैं, मनोनीत कितने होते हैं, किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, किनके द्वारा हटाए जा सकते हैं, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, ये सब आपको थोड़ा से पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर जो भारत सरकार का स्ट्रक्चर है कार्यपालिका का, तो ये कैसे बनता है, यहाँ से धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। बाकी इधर देखिए कर्नाटक में जो चुनाव आ रहा था, उसको लेकर के राहुल गांधी सदस्यता जो विवाद उठ रहा था कि क्या इनका जो सदस्यता रद्द की गई तो वहाँ से उपचुनाव कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए सदस्यता रद्द करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो लोकसभा स्पीकर की होती है, यानी इसका निर्णय जो लेता है वो लोकसभा स्पीकर ही लेता है, लेकिन ये अनंतिम फैसला नहीं होता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति दावा पेश किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोकसभा का स्पीकर कौन है, उनका नाम देख सकते हैं, कैसे चयनित होते हैं, पदासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा से आपको यहाँ से यही कवर कर लेना है कि राज्यसभा में जो पदासीन अधिकारी है कैसे चयनित होते हैं, कितने साल का कार्यकाल है, नाम देख लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपको डिटेल वे में चले जाना है। फिर उसके बाद अभी देखिए भारत में G20 का सम्मेलन मीटिंग चल रही है, जैसे गुजरात में आपका गांधीनगर में 3 दिन चली, फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड में देहरादून में मीटिंग चली है, नैनीताल में। तो इसको आपको देखना है G20 में क्या क्या विषय लिया जा रहा है, क्या क्या थीम लिया जा रहा है, किन किन बातों पर सम्मेलन चला और कहाँ कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, G20 का स्ट्रक्चर क्या है अभी तक का, इसका इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इसको देख लेंगे। बाकी भारत से जुड़े जो विश्व स्तरीय संगठन जैसे मान लीजिए सार्क है, सार्क देश, अभी आप बीच में मैं आपसे जिक्र किया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध, जैसे नाटो हो गया आपका, उसके बाद विश्व बैंक, अभी देखिए श्रीलंका में जो त्रासदी आई थी, यानी कि जो वहाँ पे घाटा में चला गया था काफ़ी, तो वहाँ पे देखिए IMF, यह एक विश्व संगठन, विश्व यूएन का संगठन, ठीक ना। तो ये जो लोन प्रोवाइड करता है, हर एक देश को लोन प्रोवाइड करता है उनकी ख़राब कंडीशन में। तो इसको आप देख सकते हैं कि IMF का स्ट्रक्चर क्या है, इसके पदाधिकारी जो नाम, उनके कार्यकाल, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी इजराइल देश में अभी देखिए अभी गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, किसको लेकर के, तो यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कुछ अधिकार छीने जा रहे थे, जिसको लेकर के यहाँ पे गृह युद्ध जैसे कुछ अधिकार जो कम किए जा रहे थे, उसको लेकर के ऐसी स्थिति बनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नज़र बनाएंगे तो इजराइल से रिलेटेड आप फैक्ट को पढ़ेंगे कि हाँ इजराइल जो है विश्व के नक्शे में कहाँ है, इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहाँ की मुद्रा, वहाँ का संसद का नाम, उसके अगल बगल के जो रिलेटेड देश हैं, नदी है, ये सब थोड़ा सा आप फैक्चुअल चीज़ इसमें देख लेंगे। बाकी गृह युद्ध की स्थिति कैसी बन रही, पास्ट में इसकी स्थिति, अगर ऐसा कंडीशन बना था तो क्या रिजल्ट हुआ, ये सब तो मान लीजिए सिविल सर्विस का चीज़ है, बशर्ते कि आपको इसको केवल फैक्ट इससे रिलेटेड टोटल देख लेना है। और करंट की घटनाओं थोड़ा सा आप पकड़ बना के रखेंगे, जो न्यूज़ में प्रचलित चल रहा है उसमें, तो आपका करंट काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और 1-2 महीने का अगर आप करंट अच्छे से कर लेते हैं तो साल भर का करंट आपको ऐसे ही कवर हो जाता है। कहें कि घुमा फिरा के जो न्यूज़ में जो घटनाएं चलती रहती हैं तो सर्कुलेट होते रहती हैं। बाकी देखिए कुछ SSC के फेवरेट क्वेश्चन है जो कि क्रांतियों के बारे में, यानी खाद्यान्न की जब कमी हो गई थी भारत में,
1950 और 60 के बीच में, तो उस समय कुछ सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया गया था भाई कि क्रांति की जाएगी तो उससे खाद्यान्न की भरपूर आपूर्ति हो जाएगी और खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। तो स्वर्ण क्रांति जो है आपकी, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, तो ये किससे संबंधित हैं, किस फसल से संबंधित हैं, इसको आपको देख लेना है। जैसे कि आपके देखिए स्वर्ण क्रांति आपका फल से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है, गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है, नीली क्रांति आपका मछली से संबंधित है, पीली क्रांति आपका सरसों या तिलहन से संबंधित है। तो इसको आप स्वर्ण क्रांति फल, श्वेत क्रांति दूध, गोल क्रांति आलू, नीली क्रांति मछली और पीली क्रांति सरसों से आप रिलेट कर सकते हैं। सरसों का फूल जो पीला कलर का होता है तो तिलहन से ये रिलेटेड है। तो इसको आप देख लेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ से एसएससी के किसी भी एक एग्ज़ाम में। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या फिर अपने नोट्स में नोट कर लेंगे, अलग से आपको इसको देखने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही इसके बारे में है। भौतिक विज्ञान में आपको काफ़ी चैप्टर कवर हो गया है, जैसे मान लीजिए ध्वनि, प्रकाश और दर्पण, लेंस, ऊर्जा। तो इस तरह से इसको आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना। जैसे मान लीजिए मानक मात्रक जो चैप्टर आपका दिया गया, जैसे वहाँ पे त्वरण, कार्य, वेग, संवेग, चाल, दूरी, विस्थापन, उसके बाद आपका आ जाता है शक्ति, उसके बाद दाब। तो ये सब थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेना, इससे रिलेटेड जो है यूनिट इसकी जो बनती है इकाई, उसको देख लेना है। तो अब जैसे मान लीजिए वेग जो है, यहाँ पे देखिए दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क, तो यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि का फ़र्क है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, अगर आपने घुमा फिरा के ऐसे चलना शुरू किया और यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो एक यहाँ पे अदिश राशि, इसमें दिशा का कोई निर्धारण नहीं होता है। शुरू से लेकर ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक चली गई कुल दूरी को दूरी, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं चली गई एक व्यक्ति द्वारा जितना भी कवर किया गया उसको दूरी को बोल सकते हैं। विस्थापन क्या होता है कि एक निश्चित दिशा होती है, यानी कि जब हम यहाँ से इस पॉइंट से देखेंगे तो लास्ट पॉइंट वाला जो एक दिशा में और एक पॉइंट से बी पॉइंट तक की निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी जो है, इसको विस्थापन बोलते हैं। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की जो सबसे कम दूरी, यानी सीधी रेखा जो बनाती है, इसको बोलते हैं विस्थापन। और दूरी जो आपकी है, टोटल दूरी जो चली गई है, इसको, यानी इसमें दिशा का निर्धारण नहीं, विस्थापन में आपका दिशा का निर्धारण होता है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के सबसे न्यूनतम दूरी को लिया जाता है। चाल आपका देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी देखिए आपकी अदिश राशि, यानी चाल भी अदिश हो जाएगी। वेग जो होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यहाँ विस्थापन आपका सदिश राशि है, तो वेग भी आपका सदिश राशि हो जाएगी। बाकी दूरी का मात्रा का आपको पता है मीटर पर और समय का सेकंड होता है। इसी तरह से वेग का भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फर्क कितना है अदिश राशि और सदिश राशि का। बाकी त्वरण का आपको देख लेना है, जैसे वेग बटा समय, यानी कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसी तरह वेग, संवेग जो है द्रव्यमान गुने वेग। और आपका बल जो होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहाँ से इसमें कंफ्यूज नहीं होना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान संवेग। संवेग मतलब वेग के साथ में द्रव्यमान कितना मूवमेंट कर सकता है, ठीक। और द्रव्यमान जो है वेग के साथ में, लेकिन बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, संवेग में वेग रहेगा और बल में जो है आपका त्वरण कार्य करेगा। और कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। यानी कि अगर किसी चीज़ पर अगर आप बल लगा रहे हैं, अगर उसमें मूवमेंट आया है, यानी कुछ दूरी तक वो खिसका, कितना विस्थापन हुआ, तो उसको बोलते हैं कार्य। अगर आपने कितना भी बल लगाया, उसमें अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो कार्य आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का आपने बल लगाया, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो अगर 5 न्यूटन का बल लगा और वो 1 मीटर भी वस्तु खिसकी नहीं, यानी
मूवमेंट नहीं हुआ, उसमें 0 मूवमेंट हुआ तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर 1 मीटर भी खिसकी तो आपका 5 जो इकाई में है कार्य आपका माना जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आप शक्ति को, दाब को, विस्थापन को, इसको एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हो जाता है यूनिट को लेकर के, या इसको फार्मूले को लेकर, या फिर इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। और कल 1 अप्रैल जो है वहाँ से आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपको टास्क दिया जाएगा। बाकी आपको सैटरडे जो कल आपका है सैटरडे, तो शाम को 5 बजे इसका एक मॉक टेस्ट रहेगा। तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से करना है, और मॉक टेस्ट में ज़्यादा हो सके तो नंबर गेन करने की कोशिश किया। और उसको टेलीग्राम का जो चैनल एसएससी जो ग्रुप डिस्कशन वाला जो चैनल, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस पर आप जाके मार्क्स अपना अपडेट कर सकते हैं। बाकी चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू।